हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। दोस्तों, हिंदी विषय की परीक्षा टीजीटी की जून में है। उसी को देखते हुए एक मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें हिंदी विषय के प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को देखें और अपने तैयारी को और भी मजबूत करें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी विषय की तमाम जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लोगों में शेयर कर देंगे। और ध्यान रखना है कि लाइक और कमेंट आप अवश्य करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर या ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा। तो उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो उत्तर होगा नलिन बिलोचन शर्मा होंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक इन्हीं की है, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है, उसका समय सीमा क्या है? बहुत सारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1900 से 1984 विक्रमी संवत, संवत 1475 से 1700, संवत 1375 से 1700 या संवत 1075 से 1375 विक्रमी संवत तक। तो आपको बताना चाहेंगे, तो इसका उत्तर होगा सी 1375 से 1700 विक्रमी संवत, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ईस्वी नहीं संवत को ही लिखा है। प्रश्न नंबर 3, आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है? ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, मोहन अवस्थी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त। किसने कहा? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने। ठीक है। वहीं पर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल नाम दिया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? महापुराण नय कुमार चरयू एवं जसहर चरयू किसकी रचनाएं हैं? उष्णदंत की, स्वयंभू की, अद्यहमार की या धनपाल की? तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी रचना है पुष्यदंत की। इसकी है पुष्यदंत की रचनाएं हैं, जो कि पुष्यदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास माना जाता है। ध्यान रखना है, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे माना जाता है? पुष्यदंत को। ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, 125 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप अंत तक जुड़े रहें। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5, सिद्धों एवं नाथों की संख्या क्रमशः कितनी है? यानी सिद्ध कितने हैं और नाथ कितने हैं? 9 तथा 84, 84 तथा 9, 54 तथा 9 या 9 तथा 54? तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, चंदन बालारास नामक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है आकसू, देवसेन, शालिवासूरी, जीन धर्मसूरी। तो चंद्र बालारास जो रचना है वह आकसू की है। ठीक है। आकसू जो है जैन आचार्य थे। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सजन सकाए जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कबीर बाज भी है, कपोत भी, पपीहा भी, किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र तिवारी की, डॉक्टर धर्मवीर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या श्याम सुंदर दास की? तो ये रचना है धर्मवीर भारती की। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9 में क्या दिया है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, तुलसीदास की, रहीमदास या सूरदास की?
तो ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये दोहा है, यह है कबीरदास जी की, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, जायसी किस शासक के समकालीन थे? जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो थे ये शाहजहां के, सॉरी, शेरशाह सूरी के समकालीन थे, ठीक है। और जायसी जो है शेख मोहिदी के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। सूफी फकीर जो है शेख मोहिदी। जायसी जी ने आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत, कहरनामा, चित्ररेखा इत्यादि रचनाएं लिखी। प्रश्न नंबर 11, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? प्रश्न नंबर 11। तो गीतावली जो है उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथों का जो है उल्लेख किया है, जिसमें दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, किन्ही गीतावली, कवितावली आदि जो है ब्रजभाषा में है। जबकि राम आज्ञाप्रस, रामलला, नहशू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरवन रामायण अवधी भाषा में है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, सुबोधनी टीका के रचनाकार कौन है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, प्रियादास या जीव गोस्वामी। तो इसका जो है इसके रचनाकार, सुबोधनी टीका के रचनाकार वल्लभाचार्य जी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें कि भ्रमर दूत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नंददास की, अग्रदास की, सूरदास की या सत्यनारायण कविरत्न की। तो भ्रमर दूत, ध्यान रखिएगा, यह जो है सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, श्री संप्रदाय विष्णु स्वामी या सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य। ठीक है, बताने का प्रयास करिए इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा श्री संप्रदाय। यही गलत होगा, क्योंकि इसके जो रचनाकार हैं, सॉरी, जो कहने का मतलब प्रवर्तक हैं, वह हैं, कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, 15 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक कवि रीतिबद्ध परंपरा के नहीं है? कौन इनमें से जो रीतिबद्ध परंपरा है, आप जानते हो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवि जो रीति काल में आए, तो इसमें कौन रीतिबद्ध नहीं है? ऑप्शन है भिखारी दास, बिहारी, बेनी प्रवीण या प्रताप शाही। बिल्कुल, बिहारी जो है रीतिबद्ध परंपरा के, ठीक है, नहीं है, जबकि यह रीति सिद्ध हैं। क्या है? रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? बिहारी, रसनिधि, बेनी प्रवीण या पजनेस। बिल्कुल, सोहत ओढ़े पीतपट ये बिहारी की रचना है, ठीक है। बिहारी ने सिर्फ केवल एक ही रचनाएं की थी, बिहारी सतसई, और यही प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, जिसमें 719 जो है छंद हैं। पद्मावत महाकाव्य कुल कितने खंडों में विभक्त है? ये पूछा गया है। 57, 69, 79 या 59। तो ध्यान रखना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसमें 57 खंड हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए, प्रश्न नंबर 18, हनुमान नाटक के रचनाकार का नाम है? प्रांजल चौहान, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, हृदय राम या आनंद रघुनंदन। तो इसका ये जो रचनाकार हैं वह है हृदय राम, ठीक है। हृदय राम जो है राम भक्त कवि थे, और यह संस्कृत के हनुमान नाटक पर आधारित जो है रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है? केशवदास को, चिंतामणि को, देव को या मतिराम को। आप सभी जानते हैं कि आचार्य राम शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है, बाकी जो अदर जो और लोग हैं उन्होंने केशवदास को माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से कवि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित थे? ठीक है, महाराज भाव सिंह की बात करें तो मतीराम थे कि बोधा थे, बिहारी थे या ठाकुर थे। जी बिल्कुल, ये जो है मतीराम थे, ठीक है। कौन थे? मतीराम थे, जो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21,
प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर किस विषय से संबंधित है? भक्ति से, वीर रस से, नीति से या श्रृंगार से? तो ये जो है सेनापति द्वारा रचित जो कवित्त रत्नाकर है और किस विषय से संबंधित है? भक्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, कवि कुल कल्पतरु कृति के रचनाकार कौन है? बहुत पूछा जाता है। भूषण, मतिराम, सेनापति या चिंतामणि? कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि जी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, ललित ललाम किस कवि की रचना है? रसलीन की, पद्माकर, मतिराम या चिंतामणि? ललित ललाम ये जो है मतिराम की रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह अलंकार प्रधान रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, सैयद गुलाम नबी, अब्दुल रहमान या प्रताप सिंह? तो अब क्या बोलते हैं, रसलीन का जो वास्तविक नाम था वहाँ सैयद गुलाम नबी था, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, नैन पर चाय कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की है, देव की, पद्माकर या घनानंद की? 25 क्या है? तो ये रचना है पद्माकर जी की, ठीक है। रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो केशवदास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? छंद वैविध्य, चमत्कार प्रदर्शन, अलंकार प्रियता, सहिष्णुता और भावुकता? तो यही जो है नहीं है, सहृदयता और भावुकता जो है इनकी विशेषता नहीं है, बल्कि यह जो विशेषता था वह था सेनापति में। किसमें? सेनापति में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 की बात करें, 27 क्या कहता है? दोस्तों 125 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप लास्ट तक देखें, बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या वल्लभाचार्य? तो तदीय समाज की संस्थापक जो थे वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो खड़ी बोली के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतेंदु खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर या फूलों का गुच्छा? सभी को मालूम है जो खड़ी बोली उन्होंने रचनाएं की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो फूलों का गुच्छा नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता का नाम क्या है? सियाराम शरणगुप्त, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या नाथूराम शर्मा शंकर? 29, तो ये रचना है श्रीधर पाठक की, ध्यान रखिएगा, जगत सच्चाई सार कविता। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? घनाक्षरी में, स्वस्था में, चौफाई में या रोला में? तो ये रोला छंद में लिखा गया है, जो कि सम्मात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है नागेंद्र अज्ञे जी, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये विरोध किया था महादेवी वर्मा ने, ठीक है। महादेवी वर्मा ने छायावाद का विरोध किया था, कहने मतलब कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का सत्ता का राग, इनको यानी महादेवी वर्मा को साल 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, साल 1982 में। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, जो 1943 में आया। इस तार सप्तक की जो लेकर आए वो लेकर आए अज्ञे जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, प्रमथ्युगाथा नामक लंबी कविता का रचनाकार कौन है? प्रमथ्युगाथा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत पाठी, निराला? तो ये रचना है धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 34 की बात करें, मछली घर नामक काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? अरुण कमल का, विजय देव नारायण शाही का, श्रीकांत वर्मा का या धर्मवीर भारती का? तो ये रचना है विजय देव नारायण शाही का, मछली घर, ठीक है। और इसे उन्होंने साल 1966 में लिखा था, 1966 में लिखा था। और ये तीसरे सप्तक कवि हैं। कौन? तीसरे सप्तक कवि हैं।
ध्यान रखना है। कौन? विजय देव नारायण शाही। प्रश्न नंबर 35 की बात करें, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या काव्य? तो नाटक जारी है एक काव्य विधा की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं लीलाधर जुगड़ी। लीलाधर जुगड़ी, धर जुगड़ी, ये जो है इन्होंने लिखा था, एक काव्य है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 36 की बात करें कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? ऑप्शन है भूरी भूरी खाग धूल मुक्तिबोध द्वारा, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, कदली वन नागार्जुन। ये कौन सा उत्तर सही होगा? ध्यान से। तो ये जो है कदली वन जो है सुमेलित नहीं है, जो कि कदली वन जो है वह रचना है नरेंद्र शर्मा की। ठीक है, कदली वन जो रचना है वो नरेंद्र शर्मा की है। बाकी सब सही है। 37 नंबर, अबे सुन वे गुलाब भूल मत गर गई गर पाई खुशबू रंगो आप। अरे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। यह काव्य पंक्तियों का संबंध किनसे है? प्रयोगवादी कविता से, समानांतरवादी कविता से या प्रगतिवादी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है प्रगतिवादी कविता से। ठीक है, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है निराला जी। कौन है? सुमित्रानंद पंत निराला जी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 की बात करें, नई कविता का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? साल 1956, 1957, 1954 या 1975 में? तो ध्यान रखिएगा, नई कविता का प्रकाशन जो है साल 1954 से प्रारंभ हुआ, ये ध्यान रखिएगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है साल 1954 में हुआ। प्रश्न नंबर 39 की बात करें, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक कितने छंदों वाला ग्रंथ है? 128, 140, 150 या 118? तो ध्यान रखिएगा, उद्धव शतक ये जो है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा 118 छंदों वाला ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? अंधेर नगरी में, जानकी भरत में, जानकी मंगल में या बरवे रामायण में? तो ध्यान रखिएगा, जानकी भरत ये अलग, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये होगा जानकी मंगल में स्वयं अभिनय किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 की बात करें, 41 में क्या करता है? लिखित में छायावाद की विशेषता है? मूर्ति विधान, स्वच्छंद भावावेश, विशेषण विपर्यय या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 41, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है छायावाद की विशेषता है। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी कुल 15 सर्गों वाला महाकाव्य है, जिनमें प्रथम एवं अंतिम सर्गों का नाम जो है बताना है। तो कुल 15 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है चिंता रहस्य, आशा आनंद, श्रद्धा रहस्य, चिंता आनंद। तो पहला सर्ग जो है चिंता और अंतिम है आनंद, यानी चिंता से शुरू होता है और आनंद की प्राप्ति हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आशा आनंद दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए है, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? सप्तपर्णा नामक कृत किसकी है? पंत की, प्रसाद की, निराला की या महादेवी वर्मा की? तो सप्तपर्णा जो रचना है महादेवी वर्मा की है। आगे प्रश्न नंबर 44 की बात करें। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे अधिक प्रभाव है? विष्णु पुराण का, कृतिवास रामायण का, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस का? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है प्रभाव वह कृतिवास रामायण का है। तो राम की शक्ति पूजा नामक जो कविता है कृतिवास कृत रामायण के कथानक पर आधारित है। यह कविता साल 1936 में, कब? 1936 में रची गई थी और इसमें 11 अनुच्छेद हैं और 312 पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, नागार्जुन किस काव्यधारा से संबंधित नहीं है? समकालीन कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या द्विवेदी युग? नहीं पूछा है, कवि हैं पूछा है। नागार्जुन किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? ठीक है, तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाएंगे या माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 46, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? कौन सी कविता संकलित नहीं है चांद का मुंह टेढ़ा में? ब्रह्मराक्षस,
भूल गलती, जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा। तो जन्मदिन की धूप में यही जो है संकलित नहीं, बाकी सभी हैं। प्रश्न नंबर 47 की बात करें। 47 क्या कहता है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे सप्तक में आते हैं, जो साल 1951 में आया। ठीक है, इसमें 51 में तार सप्तक में जो 7 कवियों का वर्णन है, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला, माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर इत्यादि जो है रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है इनमें से? आलोक पर्व, कल्पलता, अशोक के फूल या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त तो सभी होगा। आप लोग अशोक के फूल को पढ़े होंगे, खूब जानते होंगे, तो बाकी ये भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 की बात करें। 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आखिर तक मैंने सिल पहुंचाए। तो सुनो भाई साधो ये हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। शिखरों के सेतु जो है ये हो जाएंगे शिव प्रसाद सिंह। रस आखिर तक के हो जाएंगे कुबेर नाथ। ठीक है, और मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए का चौथा, ठीक है, ए का चौथा 2 में है। ठीक, ए का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। अब ध्यान रखना है, ए का चौथा तो शिखरों की जो सेतु है वह है शिव प्रसाद की। तो बी का तीसरा इन दोनों में है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो मैच कर रहे हैं। सी की बात करें, यानी रस आखिर तक कुबेर नाथ राय की। तो रस आखिर तक कुबेर नाथ राय जो है वह है 1 पर। तो सी का 1, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध संकलन किस लेखक से संबंधित है? राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र? तो शिव शंभू के चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, ये है बालकृष्ण भट्ट की, सॉरी बाल मुकुंद गुप्त की, ये ध्यान रखिएगा। ये बाल आ गया ना, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। प्रश्न नंबर 51। मारे सिमोही कुठाओं निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त? तो ये रचना है गुलेरी जी की, ध्यान रखिएगा। यह चंद्रधर शर्मा की सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। ठीक है, क्या है कहानी, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 52 में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है। क्या है करुणालय, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती? तो करुणालय जो है ये गीत नाट्य है और यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? कल्याणी, मालविका, अलका या कार्नेलिया? तो चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वह है कार्नेलिया, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 54। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। वापसी, उषा प्रियंवदा, यही सच है मन्नू भंडारी, जयदोल अज्ञे, ठेस जैनेन्द्र जी? तो वापसी सही है, उषा प्रियंवदा यही सच है मन्नू भंडारी सही है, जयदोल ये भी अज्ञे जी की है। ये जो ठेस है वह जैनेन्द्र की नहीं बल्कि रेणु जी की है, रेणु, परीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 की बात करें। निम्नलिखित में कौन एक मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद जोशी, सुदर्शन? तो बाकी सब तो हैं लेकिन सुदर्शन जो है इसमें नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 की बात करें। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर के चयन करिए। तो यहाँ भी कूट जो है दे दिया गया है। तो अलमा कबूतरी, अब यहाँ ऑप्शन दे दिया, जयप्रकाश करदम, छप्पर चित्रा मुगदल, मुक्ति पर्व मैत्रेयी पुष्पा, आमा मोहन दास नैमी सराय? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अलवा कबूतरी, यह हो जाएगा मैत्री पुष्पा का। ठीक है, ये छप्पर की बात करें तो छप्पर जयप्रकाश करदम की हो जाएगी। फिर मुक्ति पर्व मोहनदास नैमी सराय की, बाकी आमा जो है
चित्रा मुग्दल, यानी ए का तीसरा इसमें देखना होगा कौन है। तो यहाँ पे है ए का तीसरा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रेमवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। तो मिलजुल मन उपन्यास की जो रचनाकार हैं वह है मृदुला गर्ग जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए ऑप्शन है रंगभूमि, वरदान, कायाकल्प, गबन, और वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, वरदान। तो आपको ध्यान रखना है जो वरदान है, वरदान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वरदान जो है 1920 वरदान जो है 1920, रंगभूमि जो है 1925, कायाकल्प जो है 1926 और गबन 1931। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20, 25, 26, 31। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने क्या लिखा, वरदान लिखा, और लास्ट में गबन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है? अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह, या बारभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 59, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनामदास का पोथा। क्या हो जाएगा? अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास, या शिवपूजन सहाय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जो जीवनी लिखी है वह लिखी है ब्रजरत्न दास ने। किसने लिखी है? ब्रजरत्न दास ने। इन्होंने 2 खंडों में लिखा था। प्रश्न नंबर 61, यादों की बारात नामक आत्मकथा के लेखक हैं राही मासूम रजा, फरीश्वर रेणु, सुमित्रा नंदन पंत, जोश मलिहाबादी क्या नाम है? ठीक है। तो यादों की बारात जो है वो नामक आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं जोश मलिहाबादी। कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा किसकी है? कृष्णा सोबती की, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, या चित्रा मुग्दल। बहुत प्रश्न आता है परीक्षाओं में। तो ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की, और कस्तूरी कुंडल बसय ये आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की जो 2 शीर्षकों में लिखी गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 की बात करें, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री, अजीत कुमार। कौन है 63? तो ये संस्मरण है। ठीक है, और यह है काशीनाथ सिंह की। प्रश्न नंबर 64 की बात करें, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो और प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो आप जरूर लाइक और शेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न है रांगे राघव कृत तूफानों के बीच नामक रचना की विधा है। तो तूफानों के बीच जो विधा है क्या है? यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, या संस्मरण है? तो ये एक रिपोर्टाज था। ठीक है, रांगे राघव द्वारा जो है लिखा गया था। प्रश्न नंबर 65 की बात करें, एक पत्नी के नोट्स की रचना किसकी है? मृदुला गर्ग, ममता कालिया, उषा प्रेमवदा, या कृष्णा सोबती की। प्रश्न नंबर 65 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 65 एक पत्नी के नोट्स जो है उसके रचनाकार जो है एक उपन्यास है ये। ठीक है, यह है ममता कालिया का। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 की बात करें, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय, रांगे राघव, या मोहन राकेश। तो आखिरी चट्टान तक है, इसमें 2 नाम दिए हैं, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश। देखिए आप कन्फ्यूज ना होंगे, राहुल सांकृत्यायन का ये नहीं है, यह है मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 की बात करें, भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? के.पी. सक्सेना की, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, या हरिशंकर परसाई। तो यह रचना है हरिशंकर परसाई की। आप जानेंगे हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य रचनाकार के रूप में सामने आते हैं।
प्रश्न नंबर 68 की बात करें तो इनमें कौन सा सुलेमित नहीं है? आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास, गुप्तचर गोपाल राम गहमरी, अतखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 68, तो ध्यान रखिएगा ये जो पहला ऑप्शन है वही सुमिलित नहीं है। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास की नहीं बल्कि यह लज्जा राम मेहता, इसके लज्जा राम मेहता की रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बात करेंगे प्रश्न नंबर 69, रस रतन के रचयिता हैं शेख नबी पोहकर, जन कवि या शेख निसार। तो रस रतन के रचनाकार जो हैं पोहकर कवि। कौन है? पोहकर कवि जो है जो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने पोहकर कवि को आगरा किले में कैद किया था। जेल में रहते हुए पोहकर कवि ने सन 1673 की बात है, उसमें यानी उस समय उन्होंने रस रतन ग्रंथ की रचना की। ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर जो है किसने, जहांगीर ने उन्हें आज़ाद कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो रणमल्ल छंद के रचनाकार कौन है? जो हिंदू हैं श्रीधर है, मधुकर कवि या भक्त केदार। तो रसमल्ल छंद के रचनाकार जो हैं वह हैं श्रीधर, ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, क्या कहता है कि रामचंद्रिका का समय क्या है? रामचंद्रिका जो था रचना केशवदास की, इसका समय क्या है? ऑप्शन है 1705, 1605, 1601 या 1505। तो इसकी जो रचना काल है, रचना का समय है वह 1601 है। ठीक है, रामचंद्रिका का वास्तविक जो नाम है रामचंद्र चंद्रिका है, जो रीतकालीन केशवदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 72 है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। क्या है? रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख, ये पुस्तक का नाम है हलचल के पंख है। क्या के लेखक हैं? कौन है? कुबेर नाथ राय, रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी या कृष्ण बिहारी मिश्र। तो हलचल के पंख जो रचना है वह रचना है मोहन अवस्थी की। प्रश्न नंबर 72 का सी सही होगा। प्रश्न नंबर 73 क्या कहता है? 73 ये कहता है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती या मोहनदास नैमी सराय। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को दलित साहित्य का जो है प्रतिनिधि लेखक माना जाता है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं कविता, जैसे सदियों का संताप, बस, बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द छूट नहीं बोलते, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 74 की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हैं जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके जेब से कोई पैसे का खर्च नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल फ्री है। उससे क्या होता है, हम लोगों को या हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 74 की बात है, निम्नलिखित में सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। तो सौष्ठववादी आलोचक ये कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी जी को। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचना, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना, ठीक है, किसने की है? शिवानंद ने, रामानुजाचार्य, हरिहर स्वामी या श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। तो आपको ध्यान रखना है कि ओम जय जगदीश हरे जो ये आरती है यह है श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की। फिल्लौरी जो है इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं में रचना जो है किया है। प्रश्न नंबर 76 की बात करें, 76 क्या कहता है? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रभाकर माचवे, धूमिल,
बाल कृष्ण शर्मा नवीन हरिवंशराय बच्चन। तो प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने किया था। ठीक है, और यह जो पत्रिका थी राष्ट्रीय काव्यधारा को और आगे बढ़ाने वाली पत्रिका थी। ध्यान रखिएगा, बाकी शर्मा नवीन ने प्रताप नामक पत्रिका का भी संपादन किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। पारिजात नामक उपन्यास जिस पर वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, चित्रा मुगदल या मृदुला गर्ग। तो पारिजात जो है ये उपन्यास जो 2016 में इस पर पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह था नासिरा शर्मा की। किसकी? नासिरा शर्मा की, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 78 की बात करें, अब तक यानी 2020 तक कितने हिंदी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? तो 2020 तक कुल मिलाकर कितने? 15, 16, 11 या 10? तो ध्यान रखिएगा 2020 तक 11 साहित्यकारों को पुरस्कार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो मिल चुका है। ठीक, सबसे पहला पुरस्कार जो है मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक, साल 1968 में प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हीं को मिला। और 2017 में कृष्णा सोबती को प्रदान किया जा चुका है, अभी आपने देखा। प्रश्न नंबर 79 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक या प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचरी क्रिटिसिज्म। ये जो है जो I.A. रिचर्ड्स की नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ये पहला वाला जो है कल्चर एंड अनार्की। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की आलोचनात्मक रचनाएं हैं, बल्कि बाकी ये सभी रचनाएं इन्हीं की, रिचर्ड्स की। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित किस आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? वामन ने, कुंतक ने, शंकुक ने या भामह? एक काव्यशास्त्र से प्रश्न है। तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो ये माना है भामह ने, इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 81, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, कुंतक, रुद्रट। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ जी हैं। कौन है? विश्वनाथ जी। ठीक, विश्वनाथ जी। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश पर टीका लिखी थी, जिसका नाम काव्य प्रकाश दर्पण था। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस के संबंध में विश्वनाथ का प्रसिद्ध सूत्र है। वक्रोक्ति को भामह ने एक अलंकार माना है। कुंतक को वक्रोक्ति का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। तो वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक। प्रश्न नंबर 82, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की है? विश्वनाथ ने, अभिनवगुप्त ने, शंकुक ने या भरतमुनि ने? प्रश्न नंबर 82, तो चित्त तुरंग न्याय की कल्पना शंकुक ने की। ठीक है, किसने की? शंकुक ने, ध्यान रखिएगा। तो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की जो व्याख्या शंकुक ने की उसे अनुमतिवाद के नाम से जो है जाना जाता है। प्रश्न नंबर, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 में क्या है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 83, इसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति ही उच्चता एवं उत्कृष्टता का नाम है। ऑप्शन है सार्त्र, लोनजाइनस, जॉनसन या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यह मान्यता है लोजाइनस का। ठीक है, कि औदात्य अभिव्यक्ति ही उच्चता एवं उत्कृष्टता का नाम है। ठीक है, वहीं पे जो प्लूटो का जो कहना था प्रत्ययवाद उदात्त सिद्धांत जो लोनजाइनस का था, वही संप्रेषण और मूल सिद्धांत रिचर्ड्स का, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का, और द्वंद्ववाद जो है हीगल का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 की बात करें, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार, अभिधा, व्यंजना, लक्षण। 84, तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। अभिधा, ठीक है, शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा व्यंजना। प्रश्न नंबर 85, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विरेचन
ठीक है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु, लोनजाइनस, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो विरेचन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था अरस्तु ने। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में कौन संचारी भाव है? हास्य, रौद्र, ग्लानि, रति। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये है ग्लानि, ये संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है निर्वेद, जुगुप्सा, विस्मय या क्रोध। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है। बाकी और भी हैं, 9 रस हैं। ठीक है। तो नंबर 88 है मनोह कला शशिभान कला सोलह सो बनिया। इसमें कौन रस है? मनोह कला शशिभान कला 16 सो बनिया। भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस या श्रृंगार रस। तो इसमें क्या है? मनोह कला शशिभान कला 16 सो बनिया, इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है। प्रश्न नंबर 89, गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माह देखहु आपन मूरत सिय के छा। इनमें कौन सा छंद है? ठीक है। तो गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माह। ठीक है। तो इस पंक्ति में कौन छंद है? दोहा है, सवैया है, बरवय है या सोरठा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बरवय है, 12/7। ठीक है। बरवय में 12/7 की मात्रा होती है और बरवय एक मात्रिक छंद होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 90, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध होने पर कौन सा अलंकार होता है? प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध होना क्या मतलब कौन सा अलंकार होता है? तो दीपक, व्यतिरेक, प्रतीप या विभावना अलंकार। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा परिभाषा देता है तो दीपक अलंकार होगा। जैसे इंदु की छवि में तिमिर के गर्भ में, अनिल की ध्वनि में, ससिल की बीज में। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 की बात करें, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें कौन सा अलंकार? शिकानुप्रास, लाटानुप्रास, वित्तानुप्रास या सुत्यानुप्रास। तो इसमें वाक्यों को दोहराया गया है। ठीक है। तो यह लाटानुप्रास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, निम्न में कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु या बंगाली। तो ये बंगाली जो भाषा है वह द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं है, जबकि द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं जो हैं आएंगी। प्रश्न नंबर 93 की बात करें, 93 क्या कहता है? 93 में है खड़ी बोली हिंदी। निम्नलिखित में खड़ी बोली हिंदी का मानक क्षेत्र है? हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, मेरठ, हरियाणा। तो खड़ी बोली हिंदी का मानक क्षेत्र जो है वह है मेरठ। 94, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं होती है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी। 93 क्या कहा है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? तो ये बघेली नहीं होगा। ठीक है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। बाकी वो सब पश्चिमी हिंदी हैं। प्रश्न नंबर 95, भारतीय संविधान सभा की किस अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन है 8वीं, 7वीं, 5वीं, 6वीं। तो ये 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है, जिसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 96 की बात करें, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या है? 500 से 1000 ईस्वी, 900 से 1200 ईस्वी, 400 से 800 ईस्वी, 300 से 600 ईस्वी। तो अपभ्रंश भाषा का जो समय काल है वो माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कौन है? यर, लब, अड़, अढ़ या प, फ। तो द्विगुण व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन माना जाता है इनको, अड़ और ढड़। प्रश्न नंबर 98, इनमें से कौन कोष्ठ ध्वनि नहीं है? त, भ, ब, म। तो इसमें क्या होगा? त नहीं होगा। त जो है नहीं होगा, क्योंकि यह त जो है दंत है। प्रश्न नंबर 99, प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किसके अंतर्गत आते हैं? पार्श्विक व्यंजन, महाप्राण, संघर्षी या स्पर्श व्यंजन। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ वर्ड जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके स्पर्श व्यंजन, चौथा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसमें कौन सा उपवाक्य है? जहां न पहुंचे रवि, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसमें क्रिया विशेषण
उपवाक्य है। ठीक है, कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। और मिश्र वाक्य में 3 उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इनमें क्या है, पंक्ति में प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता जो बताई जा रही है, अतः यह इसमें जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। प्रश्न नंबर 101, 25 क्वेश्चन और आ गए हैं। उसमें उसने कविता पढ़ी होगी, उसने कविता पढ़ी होगी। इसमें काल बताना है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो पढ़ी होगी, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मिला के ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल के 6 भेद हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूतकाल के कितने भेद हैं? 6। प्रश्न नंबर 102, क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक है संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? माला, ताला, सैया, पुस्तक। तो ताला जो है इसमें पुल्लिंग शब्द होगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, किसी भी लिंग का पता लगाने के लिए उसका आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सारस, मूंग, झुरमुट, सरसों। तो सारस जो है ये स्त्रीलिंग है, बल्कि ये पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, प्राण, दर्शन, तेल, ओठ। तो इसमें हो जाएगा तेल। तेल जो है एक वचन संज्ञा शब्द है, जो कि पदार्थवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। पदार्थवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 106, नवैश्वर्य का संधि विच्छेद है, नवैश्वर्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? नवधन ऐश्वर्य, नवधन ऐश्वर्य, यही हो जाएगा नंबर 4, नवधन ऐश्वर्य। सॉरी, इसमें नवधन ऐश्वर्य है ना, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, कह धन अपि की संधि होगी, कोपि, कपि, कपि या करपि। तो ये को अपि। प्रश्न नंबर 108, गोमुद, गोधूम, चरणकम में कौन सा समास है? ये त्रेता द्वंद, समाहार द्वंद, एकशेष द्वंद या द्विगु। तो गोधूम चरणकम में समाहार द्वंद होगा। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद बहुवचन में होते हैं, उसे समाहार द्वंद कहा जाता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 109, चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वंद्व समास। तो इसमें कारक आ गया, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? हर्षोड़, गंतव्य, पठनीय, कृपालु, कृपालु। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 का डी सही होगा। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तुर्की, उर्दू, हिंदी या पुर्तगाली। तो तौलिया जो है पुर्तगाली शब्द की भाषा है। प्रश्न नंबर 112, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द क्या कहलाते हैं? ध्वन्यात्मक परिवर्तन से, यौगिक, तद्भव, तत्सम या देशज। तो इसका उत्तर हो जाएगा तद्भव। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? जादू का, ज्येष्ठ का, जूता का, जोड़ का। प्रश्न नंबर 113, उपानह जो है ये जूता का पर्यायवाची है, कितना? किसका? जूता का, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 114, इंद्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है? प्रवंचक, जादूगर, चमत्कारी या भ्रामक। 114, इंद्रजालिक यानी इंद्रजाल, ये जादूगर हो जाएगा। ठीक है, जादूगर के और पर्यायवाची होते हैं बाजीगर, मदारी, मायावी, दृष्टिबंधन। ठीक है। प्रश्न नंबर 115, खग का अर्थ नहीं है? पक्षी, तारा, विहंग, खेचर। प्रश्न नंबर 115, तो ये हो जाएगा आपका बी, तारा। तारा नहीं होगा, बाकी सभी पक्षी के ही पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 116, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न, कृपण, प्रवंचक या उपकृत। तो कृतज्ञ है, तो कृतज्ञ कृतघ्न होगा, ये आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 117 में
किस निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है? उज्ज्वल, श्रृंगार, अध्यात्म, ज्योत्सना। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ज्योत्सना। बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी ने मानस की रचना की है, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। शुद्ध वाक्य कौन सा है यही पूछा है। तो यही होगा, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। प्रश्न नंबर 119, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। खंडिता, परित्यक्ता, अनुढ़ा या अध्युड़ा। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहा जाता है, ध्यान रखिए, अध्युड़ा। डी सही होगा। 120, गुरु शब्द षष्ठी द्विवचन का रूप होगा। षष्ठी द्विवचन, तो गुरुओं, गुरुभ्याम, गुरु, गुरु। तो ये हो जाएगा आपका गुरु। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो यही डी वाला सही होगा, रजकस्य वस्त्रम ददाति शुद्ध है। प्रश्न नंबर 122, राम से धन स्वीकार करो, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है। रामाद धनम स्वीकरोति, रामम धनेन स्वीकरोति, रामेण धनम स्वीकरोति, रामेण धनः स्वीकरोति। क्या हो जाएगा? तो रामात धनम स्वीकरोति होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, रामात धनम स्वीकरोति। प्रश्न नंबर 123, ऋतु संहारम किसकी रचना है? भारव, कालिदास, माघ या दंडी। 123, तो ऋतु संहारम जो है कालिदास की रचना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 124, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5, 7, 9, 6। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट, दंडी, जयदेव, भामह। तो ये जो उक्ति है यह उक्ति है रुद्रट की, ठीक है। तो दोस्तों ये था 125 क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी के। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।